आ जाना। गुड मॉर्निंग सबको। हेलो बच्चे, सब अच्छे होंगे आप लोग। अब हम लोग आज बड़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक को बेटा टच किया है, जो कि कंपटीशन में आता है। बोर्ड में कभी कभी आप ये समझिए ऐसे छोटे क्वेश्चन पूछता है कि बच्चे उसे इग्नोर किए रहते हैं। तो मैंने कोशिश किया कि अपने इस वीडियो में उन छोटी बातों को ज़रूर कंसीडर कर लें जिससे बच्चों का नुकसान ना हो। आइए छोटी टॉपिक में एक टॉपिक और है, सुपर कंडक्टिविटी। सुपर कंडक्टिविटी मैं लिखा हूं बेटा, सुपर कंडक्टिविटी। सुपर कंडक्टिविटी क्या है? अगर कोई सब्सटेंस ले लें, मैंने कोई सब्सटेंस ले लिया, इसका कुछ खुद का निश्चित ही रेजिस्टेंस होता है। तो बेटे मैंने क्या किया, इसको टेम्परेचर देना शुरू किया। इसको क्या देना शुरू किया? टेम्परेचर। टेम्परेचर देना शुरू किया तो जिस टेम्परेचर पर एक कंडक्टर अपने रेजिस्टेंस को लॉस कर देता है, लूज कर देता है, उस टेम्परेचर को बेटे क्रिटिकल टेम्परेचर कहते हैं। फिर सुने, द टेम्परेचर एट विच सब्सटेंस लॉस ऑफ इट्स रेजिस्टेंस इज नोन एज क्रिटिकल टेम्परेचर। वो डिफिनिशन टॉपिक क्या है बेटे? क्रिटिकल टेम्परेचर। क्रिटिकल टेम्परेचर को टी सफिक्स सी से डिनोटेड करते हैं। सुपर कंडक्टिविटी को कमरलिंगम ओन्स ने 1911 में इस बात की डिस्कस किया था। कमरलिंगम ओन्स ने 1911 में बताया था बेटे कि सुपर कंडक्टिविटी क्या होती है। उन्होंने बताते समय बताया कि एक टेम्परेचर होता है जिसका नाम क्रिटिकल टेम्परेचर है। जिस टेम्परेचर पर कोई भी सब्सटेंस अपने रेजिस्टेंस को लूज कर देता है, उस टेम्परेचर को हम क्रिटिकल टेम्परेचर कहते हैं। तो मैं डिफिनीशन लिख दे रहा हूँ। द टेम्परेचर at which substance loss all its loss of all its resistance is called क्रिटिकल टेम्परेचर। जिस टेम्परेचर पर बेटे कोई भी सब्सटेंस अपना पूरा रेजिस्टेंस लॉस कर देता है, उसे हम क्रिटिकल टेम्परेचर कहते हैं। एंड इट्स फेनामेना इज कॉल्ड सुपर कंडक्टिविटी। इस फेनामेना को बेटे क्या कहते हैं? सुपर कंडक्टिविटी। और कोई भी सब्सटेंस जो इस सुपर कंडक्टिविटी को एग्जिस्ट करता है, पाता है, सो दिखाता है, उसे हम सुपर कंडक्टर कहते हैं। फिर मैं बता रहा हूं, a substance which exhibits superconductivity
superconductivity is called सुपरकंडक्टर। कहने का मतलब समझ में आया? ऐसा सब्सटेंस जो एक फिक्स टेम्परेचर पर अपना रेजिस्टेंस लॉस कर देता है, उस टेम्परेचर का नाम है, बोलो, क्रिटिकल टेम्परेचर। क्या नाम दे दिया उसका बेटे? क्रिटिकल टेम्परेचर। द फिनोमेना इज कॉल्ड सुपर कंडक्टिविटी। जो ए फिनोमेना इज कॉल्ड, क्या बोल दिया? सुपर कंडक्टिविटी। और जो सब्सटेंस जो सब्सटेंस बेटे क्या करता है? एग्जिबिट्स करता है, एग्जिबिट्स पाया जाता है, ऐसे प्रॉपर्टी पाई जाती है कहाँ? सुपर कंडक्टर में। उसे हम क्या कहते हैं? सुपर कंडक्टिविटी में उसे हम क्या कहते हैं? सुपर कंडक्टर। अब इस पर एक ग्राफ है बेटे, मैं उस पर बात करूंगा। एग्जाम्पल बेटे, एग्जाम्पल क्या है? मरकरी। क्या लिख रहा है बेटा? मरकरी। अब इसका फिगर देखिए ध्यान से। रेजिस्टिविटी और टेम्परेचर के बीच ग्राफ खींच रहे हैं बेटे। आप ध्यान देना, टेम्परेचर में टी सफिक्स सी लिया, मरकरी का लिया है क्या? 4.2 केल्विन। अब देख रहे हैं जैसे जैसे हम 4.2 की तरफ जा रहे हैं, यहाँ पर किसी प्रकार का रेजिस्टिविटी रेजिस्टेंस नहीं शो कर रहा है। मतलब हम टेम्परेचर तो बढ़ा रहे हैं लेकिन रेजिस्टेंस नहीं बढ़ रहा है। इसका मतलब हुआ बेटे ये सुपर कंडक्टिविटी है, रेजिस्टेंस लूज है। लेकिन इस टेम्परेचर पर अब देखते हैं कि रेजिस्टिविटी क्या हो गई? फिक्स हो गई। जैसे एक फिक्स टेम्परेचर पर रेजिस्टिविटी क्या कर रही है? देख रहे हैं आप लोग, इंक्रीज कर रही है। रेजिस्टिविटी क्या करती है? इंक्रीज करती है। फिर आप आगे टेम्परेचर आप इंक्रीज करेंगे तो इसका शेप ऐसे बनता चला जाता है। तो ये शेप जब बन के तैयार होता है बेटे, इसे हम क्या कहते हैं? सुपर कंडक्टर। ये मरकरी के लिए सुपर कंडक्टर ग्राफ है। क्रिटिकल टेम्परेचर से बिलो बेटे कंडक्टिविटी नहीं है, लेकिन इस पर एक फिक्स टेम्परेचर पर आप देखेंगे कंडक्टिविटी क्या करती है? इंक्रीज करती है। फिर टेम्परेचर बढ़ाते चले जाते हैं इसके ऊपर, तो क्या करता है बेटे? सुपर कंडक्टर जैसा व्यवहार करता है। दूसरी बात आप लिख सकते हैं कि मरकरी के लिए बात कर रहा हूं बेटे, मरकरी के लिए बात कर रहा हूं। अगर टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो बेटे मरकरी की रेजिस्टिविटी क्या करती है? डिक्रीज करती है। 4.2 केल्विन पर मरकरी की रेजिस्टिविटी क्या हो गई? 0। और जब R इक्वल टू 0 हो जाएगा बेटे तो क्या बन जाएगा? सुपर कंडक्टर बन जाएगा। आप ये कह सकते हैं क्या टेम्परेचर से ही रेजिस्टिविटी घटाई बढ़ाई जा सकती है? क्या और ऐसा नेचर में साधन नहीं है जिससे हम कंडक्टिविटी घटा बढ़ा सकें? ये मेरे बच्चे ध्यान से सुनेंगे, मैं अब आगे जो बताने चल रहा हूँ ये आप जनरल नॉलेज समझिए, चाहे आप ये समझिए कि बहुत अच्छी चीज़ है, ध्यान सुनिएगा। मैं इसको टिप्स के फॉर्म में दे रहा हूँ। अगर हमें रेजिस्टिव प्रेशर अगर बढ़ा दें, ध्यान दें, अगर बेटे प्रेशर बढ़ाएं, P मीन्स प्रेशर, प्रेशर इंक्रीज करें तो रेजिस्टिविटी डिक्रीज करती है। मॉइस्चर, अगर मॉइस्चर
इंक्रीज करे तो बेटे रेजिस्टिविटी भी डिक्रीज कर जाती है। ये आपका साधन ऐसा है जिसे आप रेजिस्टिविटी को इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं। प्रेशर बढ़ाएंगे तब भी डिक्रीज करेगा। ये मॉइस्चर अगर इंक्रीज कर रहा है तब भी रेजिस्टिविटी डिक्रीज करेगी। इम्प्योरिटी अगर इंक्रीज करेंगे तब भी आपका रेजिस्टिविटी क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। लेकिन अगर इसे मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया जाए, कहाँ रख दिया जाए बेटे, मैग्नेटिक फील्ड में, तब आप मैग्नेटिक फील्ड अगर इंक्रीज कर दिया जाए तब इसकी रेजिस्टिविटी भी इंक्रीज करती है। एक ऐसा केस हमने दिखाया, मैंने बताया बेटे 3 केस बताया, 4 केस बताया। एक 4 केस ऐसा केस है जिसे आप मैग्नेटिक फील्ड में रख देंगे तो रेजिस्टिविटी बढ़ जाती है। बाकी मॉइस्चर, इम्प्योरिटी, प्रेशर इंक्रीज करने से रेजिस्टिविटी क्या करती है, डिक्रीज करती है। नेक्स्ट टॉपिक है बेटा थर्मिस्टर। थर्मिस्टर क्या है? ऐसी डिवाइस जो हीट के प्रति बेटे क्या हो, सेंसिटिव हो, उसे थर्मिस्टर कहते हैं। These are heat sensitive. These are heat sensitive device. Their resistivity change vary rapidly with change temperature. ऐसी डिवाइस जो हीट के प्रति बेटे क्या हो, सेंसिटिव हो, चेंज वेरी रैपिडली विद चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर चेंज होने के बाद उसका बेटे रेजिस्टिविटी क्या करती है, रैपिडली चेंज होती है। इसलिए अल्फा में भी पॉजिटिव और में भी नेगेटिव भी हो सकता है। यूज कहाँ किया जाता है, मेन यूज कहाँ है बेटे, इन रिमोट सेंसिंग। दूसरा, यूज टू वेरी लो टेम्परेचर, वेरी लो टेम्परेचर पर भी काम करता है। ये आपका टॉपिक यहाँ ख़त्म होती है। अब न्यूमेरिकल की तरफ चल रहे हैं, इसी वीडियो में करेंगे। अब हम लोग न्यूमेरिकल आते हैं बेटे 5 पर, क्योंकि इसके पहले न्यूमेरिकल हो गए हैं, काफ़ी न्यूमेरिकल लगा दिया गया था। तो हम लोग कैसे पढ़ रहे हैं, जैसे थ्योरी वैसे न्यूमेरिकल। 3.5
3.5 at room temperature 27 degree Celsius is resistance heating element is 100 ohm at room temperature कमरे के टेम्परेचर कमरे का तापमान कितना है 27 डिग्री सेल्सियस है। तो बेटे इससे मान लीजिए इनिशियल टेम्परेचर है T1 रूम टेम्परेचर रेजिस्टेंस ऑफ हीटिंग एलिमेंट इज 100 ओम आर की वैल्यू 100 ओम है। इसको बेटे R1 मान लेंगे। दिया है ना R1 बोलो व्हाट इज रेजिस्टेंस ऑफ एलिमेंट ऑफ रेजिस्टेंस समझ पा रहे हैं बेटा रूम टेम्परेचर पर रेजिस्टेंस ऑफ हीटिंग एलिमेंट इज कितना है 100 ओम है। कोई एलिमेंट है रूम टेम्परेचर पर उसका रेजिस्टेंस इतना है। हम लोग पढ़े हैं ना टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टिविटी ये बढ़ती है रेजिस्टेंस भी बढ़ता है। देखिए वैसे ही न्यूमेरिकल दिया है जैसे आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा वैसे न्यूमेरिकल। तो क्या पूछ रहा है बेटे व्हाट इज टेम्परेचर ऑफ एलिमेंट इफ रेजिस्टेंस फाउंड 117 इट मीन्स आप वह टेम्परेचर बताइए वह कमरे का टेम्परेचर क्या होगा जब उसका रेजिस्टेंस 117 ओम होगा। आज मेरे बच्चे आप लोग फिर विश्वास हो गया कि थ्योरी से ही न्यूमेरिकल बनते हैं। बोल ही नहीं रहे आप लोग यही तो पढ़ाया टेम्परेचर बढ़ने रेजिस्टिविटी बढ़ती है मैक्सिमम बढ़ती है बाकी कहीं कहीं डिक्रीज कर रही थी। तो देखिए उसे न्यूमेरिकल भी दे दिया। एक कमरे का टेम्परेचर जब 100 डिग्री था 27 था तो वह एलिमेंट कोई भी एलिमेंट ले लीजिए हीटिंग एलिमेंट है जो टेम्परेचर देने में हीट करता है। टेम्परेचर देने से उसमें हीट को ऑब्जर्व कर लेता है और रेजिस्टेंस घटाता बढ़ाता है वह हीटिंग एलिमेंट है। तो बेटो जब T1 क्या है 27 है 100 पाएगा। कहा अब कमरे उस बॉडी का रेजिस्टेंस 117 हो गया तो क्या कमरे का टेम्परेचर इंक्रीज डिक्रीज कर गया बोल भी नहीं करेंगे। तो हमें क्या निकालना बेटा वह टेम्परेचर। तो हम लोग पढ़े थे कल RT बोलो RT इक्वल टू क्या पढ़े थे R0 1 प्लस अल्फा डेल्टा T बोलो भैया बोल भी नहीं करते हैं। तो RT इक्वल टू R0 1 प्लस अल्फा डेल्टा T मतलब T माइनस T0 मतलब है 0 डिग्री पर जो टेम्परेचर है। बोलिए हमारी बात। तो आप इसको व्यवस्थित अगर लिखें तो आप कैपिटल T क्या मानेंगे नहीं T2 मानेंगे। इसको क्या मानेंगे RT1 अल्फा यहाँ क्या लिखेंगे T2 माइनस T1 अब R2 लिख लो बेटा 117 इसको लिख लो बेटे 100 1 प्लस अल्फा दिया है कितना 1.7 10 टू पावर -4 इंटू T2 निकालना है T1 कितना दिया बेटा 27 नहीं समझ में आया ना बोलो भाई। तो इसको सॉल्व कर लीजिए आप 117 100 170 10 पावर -4 T2 -27 डिग्री। ठीक है कोई समस्या है समझ नहीं आ रहा है बोलो बेटे। अब T2 माइनस T1 27 सॉल्व करेंगे 1000 आएगा। आप सॉल्व कर लीजिएगा कितना आ जाएगा 1000 डिग्री सेल्सियस। जब बेटे T2 निकालोगे 1000 प्लस 27 डिग्री सेल्सियस तो आप लिखेंगे ये आपका टेम्परेचर मतलब इट मीन्स आपने टेम्परेचर जब इंक्रीज कर दिया है 100 से क्या लगा दिया 1027 डिग्री सेल्सियस ले लिया तो आपका टेम्परेचर कितना हो जाएगा 117। तो आपका कॉन्सेप्ट भी ठीक है टेम्परेचर बढ़ाने से उस एलिमेंट की रेजिस्टिविटी क्या करेगी बोलो इंक्रीज कर जाएगी। तो वह अलाय है
कि मेटल है, मेटल है, वो क्या है, मेटल है। इसे ऐसे भी आप देखिए, आप कॉन्सेप्ट क्लियर हो जा रहा है। एलॉय होता तो एलॉय का भी बढ़ता है, लेकिन एलॉय में कुछ भी फिक्स हैं, कौन, मैग्नीन और नाइक्रोम। मैग्नीन, सॉरी नहीं, केवल मैग्नीन है जिसका टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टिविटी क्या करती है, वो घट जाती है। अब बेटे न्यूमेरिकल 3.6 में पढ़ा चुका हूँ, थ्योरी के बाद न्यूमेरिकल पढ़ाता रहता हूँ, ऐसे वे बेटा वो कंप्लीटेड है। हम 3.7 की तरफ चलते हैं। लिखा है अ सिल्वर वायर, एक बेटा सिल्वर वायर है जिसका रेजिस्टेंस 2.1 ओम है। अब यहाँ पर रेजिस्टेंस 2.1 ओम कर दीजिए, और बेटे तब टेम्परेचर 27.5 है, यहाँ 5 लगा दीजिए बस। फिर क्या कह रहा है, यदि रेजिस्टेंस कितना हो जाए बेटे, 2.7 हो जाए और टेम्परेचर है 100 डिग्री। अब देखिए, आपको बताना है, बोलिए क्या, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ सिल्वर, अल्फा ना, टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या होगा। अब ये बताओ, रेजिस्टेंस बढ़ रहा है कि घट रहा है, बढ़ रहा है। तो मैंने क्या कॉन्सेप्ट दिया था, रेजिस्टिविटी भी क्या करेगी, बढ़ रही है। तो मैंने बताया था अगर रेजिस्टिविटी बढ़ेगी, इनिशियल से फाइनल बढ़ेगी, तो अल्फा क्या आएगा, हाँ पॉजिटिव देगी। फिर समझ में आ गया, इसका मतलब क्या है, मेटल है, या तो क्या है, नाइक्रोम है, मैग्नीन नहीं है। बोलो बेटा, देखिए कितना बढ़िया थ्योरी रिवीजन हो रही है। अब हमारे बच्चे क्या करेंगे, लास्ट में वैल्यू रखेंगे और आंसर को ऑब्टेन कर लेंगे। बहुत आसानी से रखते चलिए, R2 2.7, R1 2.1, अल्फ़ा मुझको नीड है बेटे, T2 100 है, T1 27.5 है। आप इसे सॉल्व कर लेंगे तो अल्फ़ा की वैल्यू 0.0039 डिग्री सेल्सियस -1 आना चाहिए। ये आपको अल्फ़ा पॉजिटिव आएगा बेटे। अगर रेजिस्टेंस घटता तो अल्फ़ा वैल्यू क्या आती, निगेटिव आती। नेक्स्ट न्यूमेरिकल on a similar formula 8. क्वेश्चन नंबर 8 बेटे क्या है, आ हीटिंग एलिमेंट यूजिंग नाइक्रोम, नाइक्रोम कनेक्टेड, अब बेटे नाइक्रोम है, इस नाइक्रोम को कितना लगा दिया, 230 वोल्ट, करंट कितनी सप्लाई हो गई, 3.2 एम्पियर। तो बेटे रेजिस्टेंस क्या होगा, B/I, बोलो 230 वोल्ट, करंट कितना है 3.2, सॉल्व कर लीजिए 71.87 ओम आ जाएगा। ये आपका R1 हो गया। फिर कह रहा एट द शटल्स आफ्टर फ्यू सेकेंड स्टडी करंट फ्लो 2.8 एम्पियर। फिर बेटे इसमें जो करंट बहती है वो कितनी है, 2 पॉइंट, बोलो 2.8, ऐसा, सॉरी फिर वही लिखो फार्मूला, देखने में अच्छा नहीं लग रहा है। इसे I1, ये I2, कितना बेटा दिया है 2.8 एम्पियर पर। कांस्टेंट करंट दी जाती है
तब बेटे कितना हो जाएगा 82.4 ओम। अब हमसे पूछ रहा है बेटे व्हाट इज स्टडी टेम्परेचर ऑफ हीटिंग एलिमेंट, उसका आप क्या बताइए, अल्फा बताइए, क्या बताइए उसका बेटे, अल्फा बताइए। नेक्स्ट इफ रूम टेम्परेचर मीन्स T1 कितना है 27 डिग्री, बोलो बेटे। नाइक्रोम का कोफिशिएंट दिया है 1.70 10 पावर क्या -4 डिग्री सेल्सियस -1। बोलो बेटे व्हाट इज स्टडी टेम्परेचर, सॉरी यहाँ लिख दिया मैंने, व्हाट इज स्टडी टेम्परेचर, अस्थाई टेम्परेचर बताइए जब हमने सेकंड के लिए यूज किया है। समझ में आ रहा है? तो बेटे फिर फार्मूला लगाएंगे, क्या बोलो, RT माइनस R0 1 प्लस एल्फा T2 माइनस T1। RT 82 पॉइंट क्या बेटे 14, R1 71 पॉइंट क्या 87, 1 प्लस अल्फा, स्पेस कम है तब भी लिख दे रहा हूँ, T2 माइनस 27 डिग्री। ठीक है बेटा, बोलिए। अब आप T2 निकाल लेंगे, T2 निकालेंगे 867 डिग्री सेल्सियस आएगा। समय को बचाने के लिए मैं बेटे यहाँ पर न्यूमेरिकल को सॉल्व नहीं करता हूँ, डायरेक्ट आप बच्चे बता देते हैं, वही मैं लिख देता हूँ, आप भी लिख लीजिए। अब बेटे क्वेश्चन नंबर 16 3.16, तो जैसा कि हम लोग जो थ्योरी पढ़ते हैं उसी से रिलेटेड न्यूमेरिकल को कंसीडर करते हैं, जिससे हमारे बच्चों को न्यूमेरिकल अच्छी से आ जाए। इसलिए बेटे अब मैं क्वेश्चन नंबर 16 पे आ रहा हूँ। अब थ्योरी के साथ न्यूमेरिकल भी आपको मिल जाएंगे, अब कहीं से अलग से न्यूमेरिकल लिखा नहीं मिलेगा हमारे चैनल पे। आइए क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें बेटे। सुंदर सा क्वेश्चन है, लिखा है 2 वायर इक्वल लेंथ। बेटे 2 वायर ले लो, दोनों की लेंथ क्या है इक्वल है। दो वायर ले लिया, दोनों की लेंथ क्या है इक्वल है। दूसरी चीज दिया है 1 इज द एल्युमिनियम, एक बेटे एल्युमिनियम है, दूसरे बिटिया बेटे क्या है कॉपर है, सेम रेजिस्टेंस, चलो दोनों को आर भी सेम हो गया। विच ऑफ 2 वायर इज लाइटर, लाइटर मीन्स हल्का, कौन सा वायर हल्का होगा। इट मीन्स यू टेल अबाउट व्हाट इज नीड, मास, मास की नीड है, कौन सा हल्का होगा। हैंस द एक्सप्लेन व्हाई एल्युमिनियम वायर इज परफेक्ट, क्या लिखा बेटा, प्रिफर्ड फॉर ओवरहेड पावर केबल। आप ये बताइए, एक्सप्लेन करिए कि जो वायर केबल चलती है, गवर्नमेंट जो बिजली की सप्लाई देता है, वह एल्युमिनियम की केबल में ही क्यों देता है, कॉपर में क्यों नहीं देता है। एंड ऑल्सो गिवन बेटे रेजिस्टिविटी ऑफ क्या एल्युमिनियम 2.6 10 पावर -8 ओम, एंड एल्युमिनियम डेंसिटी 2.7। कॉपर में आइए बेटे 1.7 to 10 पावर -8 ओम मीटर, एंड कॉपर डेंसिटी 8.9। इतनी चीज़ें हमें दिख दिया है, इससे बेटे हम मास निकालेंगे। इसके मास को आप लोग बेटे क्या लिखोगे, इसके मास को क्या लिखेंगे MAL, इसके मास को क्या लिखेंगे MCU। अब आप कैसे सॉल्व करेंगे ये ध्यान दीजिए।
आपने दो चीज पा गए बेटे, रेजिस्टेंस बोथ एल्यूमिनियम एंड कॉपर आर सेम, ध्यान दीजिए। अब रेजिस्टेंस सेम है तो रेजिस्टिविटी भी क्या हो जाएगी, सेम, रो एल अपान ए, रो एल अपान ए, फिर इतनी चीज़ें क्या हो जाएंगी बेटे, सेम हो जाएंगी। ये आपका क्या है, एल्युमिनियम, ये क्या है आपका, कॉपर। बेटे हम क्या करेंगे अब आगे, कैसे सॉल्व करेंगे, ये ध्यान देना है। तो इसकी रेजिस्टिविटी दिया है, सेम नहीं दिया, एल्युमिनियम का अलग है, कॉपर की अलग है। तो हम बनाएं, क्या बनाएं, एल्युमिनियम अपान कॉपर बनाइए, एल्युमिनियम अपान कॉपर बनाइए, एल से एल क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो यहाँ क्या हो जाएगा बेटा, एरिया पाई आर, एल्युमिनियम है ना बेटा, ए लिखना शार्ट में, एल्युमिनियम का क्या मिलेगा, पाई आर स्क्वायर, बोलते ही नहीं आप लोग। कॉपर वाला बेटा रहेगा पाई आर सी स्क्वायर, ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल। वैल्यू रखो 2.63, ना भी वैल्यू रखे, रहने तो क्या दिक्कत है, अभी वैल्यू ना रखो, इतना जान जाओ। एल्युमिनियम का स्क्वायर अपान कॉपर का स्क्वायर इक्वल टू रो ए एल अपान रो सी यू, ठीक है, ठीक है, बोलो। अब मास की बात करिए, तो मास ऑफ एल्युमिनियम, मास ऑफ कॉपर, मास ऑफ एल्युमिनियम, मास ऑफ कॉपर। तो एल्युमिनियम का कितना दिया है बेटा, 27 डेंसिटी दिया है ना, 2.7 दिया है, देखो 2.7। तो मास इक्वल टू क्या पढ़े हैं बेटे, शायद मेरे बच्चे जानते हैं, वॉल्यूम इंटू क्या, डेंसिटी, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। अब आइए, तो वॉल्यूम इंटू डेंसिटी है ना, तो वॉल्यूम क्या होता है, एरिया इंटू हाइट, बोलो, एरिया इंटू हाइट। तो पाई आर ए स्क्वायर, पाई आर सी स्क्वायर एल अपान ए। तो रो ऑफ एल्युमिनियम, रो ऑफ कॉपर, तो पाई से पाई, एल से एल कैंसिल ना बेटे। तो मास ऑफ एल्युमिनियम, मास ऑफ कॉपर। अब बेटे देखो आर ए अपान आर सी, आर ए अपान आर सी का स्क्वायर क्या है, रो ए एल अपान रो सी यू, कैंसिल, इसको पा गया। डेंसिटी, तो डेंसिटी को डी लिख लो ना, इसलिए दोनों एक जैसे दिखेंगे। तो डेंसिटी ऑफ क्या बेटे, डेंसिटी ऑफ एल्युमिनियम, डेंसिटी ऑफ कॉपर, तो एम ए अपान एम सी, ए एल कितना दिया है डेंसिटी, और रेजिस्टिविटी कितना दिया है, 2.63 10⁻⁸, 2.7 डेंसिटी आ गई। फिर रेजिस्टिविटी 1.272 10⁻⁸, फिर बेटे ये 8.9। अब मेरे बच्चे इसको सॉल्व कर लें, हाँ 72, इसको सॉल्व करके आप चेक करिए कितना वैल्यू आता है। लगभग बेटे मैं जो देख रहा हूँ, आप लोगों ने भी बताना है, बताइए जल्दी से, लगभग आ रहा है कितना, 0.46। अब ध्यान दीजिए, ये क्या है बेटे, एल्युमिनियम है ना, बोलो, एल्युमिनियम इज 4.6 मास ऑफ क्या, कॉपर। तो किसका मास ज़्यादा है, एल्युमिनियम का। तो हैंस मास ऑफ एल्युमिनियम इज ग्रेटर देन क्या, मास ऑफ कॉपर। अब बेटे मैं इस कंफ्यूजन को आपके मन में ना रहे कि हल्का कौन है, क्योंकि कॉपर, एल्युमिनियम का वायर कॉपर के वायर से हल्का होता है, जानते हैं कैसे, देखिए अगर मैं बेटे एल्युमिनियम लिख दिया, ये लिख दिया कॉपर, लिख दिया ना, जिसको ना समझ लीजिए ध्यान से। यहाँ तो मैं बता दिया कि एल्युमिनियम का मास कॉपर से इस इक्वेशन के हिसाब से ज़्यादा है, इस इक्वेशन के हिसाब से मैंने बता तो दिया कि एल्युमिनियम का मास इस इक्वेशन में क्या दिखाई दे रहा है, कॉपर से
छोड़िए, इसको आप बंद ही रखिए, मैं इसको समझाऊं दूसरी भाषा में, इसकी मीनिंग समझिए, दो तरीके से समझिए। हमारे पास एल्युमिनियम है और कॉपर है। अब एल्युमिनियम और कॉपर को मैं इक्वल करना चाह रहा हूं। अब इसमें 0.46 से मल्टीप्लाई किया। अब देखिए ध्यान से, एल्युमिनियम और कॉपर पड़े थे, जब मैं इक्वल करने चला तो इसमें 0.646 से मल्टीप्लाई किया। इसका मतलब मास ऑफ कॉपर क्या है? हल्का है, एल्युमिनियम क्या है? ज़्यादा है। तो मैं कह दिया बेटे, एल्युमिनियम का मास से कॉपर का मास हल्का है। क्यों? कि हमें 0.46 से कॉपर में मल्टीप्लाई करना पड़ता है। पूरी बात समझना क्या मैं कह रहा हूं। क्वेश्चन तो ये समझ में आ रहा है कि एल्युमिनियम का मास ज़्यादा है। सुनना क्या मैं कह रहा हूं, सुनिए क्या कह रहा हूं। वैसे में इक्वेशन से आप देखेंगे, फिर सुन लीजिए, भूलिएगा नहीं। इक्वेशन से तो ये कहेंगे एल्युमिनियम का मास किससे ज़्यादा है? कॉपर से। लेकिन एल्युमिनियम का मास कॉपर का मास एल्युमिनियम की इक्वल कब हुआ? जब मैं उसको 4.6 से मल्टीप्लाई किया। तो हल्का कौन है? कॉपर। बोलो, कौन हल्का है बेटे? कॉपर। तो लाइटर किसको लिख देंगे? बोलबे नहीं करेंगे। लाइटर वेट किसका होगा? कॉपर का। नहीं समझ में आया? बोलो, आ गया ना? हमारी बात सुनिए। ओवरऑल इसको क्वेश्चन देख के आप बताओगी कि मास ऑफ एल्युमिनियम कॉपर से ज़्यादा है। इक्वेशन है बता रहा है। लेकिन कॉपर एल्युमिनियम बराबर तब होगा जब मैं इसमें 0.46 से मल्टीप्लाई करूंगा। इसका मतलब है कि मास ऑफ कॉपर क्या है बेटा? हल्का है, लाइटर है, लेस है कंपेयर टू एल्युमिनियम। दूसरा तरीका मैथमेटिक्स की तरह कर लीजिए आप। मैथमेटिक्स की तरह से क्या कर लीजिए बेटे, इसको यमे 4.6 है, यम सी है, यमे 4.6 अपान क्या लिख देंगे? 100 एम सी। ये क्या हो जाएगा? 100 एम ए इक्वल टू 0.4 एम सी। अब आपको वैसे भी दिख रहा है कि ये ज़्यादा है और ये कम है। ये ज़्यादा है और क्या है? कम है। तो ऐसे भी कह सकते हो कि मास ऑफ एम सी कॉपर CuAl। ठीक है, मास ऑफ कॉपर इज लाइटर वेट।